इसमें हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली 3 टाइप का होता है, वैसे तुम लोगों ने 5 टाइप्स का पढ़ा होगा, हम लोग 5 टाइप्स में नहीं जाएंगे, 3 टाइप्स में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट। उसमें से लिक्विड और गैस स्टेट क्लास 11 में पढ़ना है, और जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों को पढ़ना है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, kinetic theory of gases, average root mean square, at most probable velocity and their relation with temperature, van der Waals equation and vapor pressure। ये एडवांस का सिलेबस है, और जो जेई मेन का सिलेबस में थोड़ा सा और चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, एडवांस का तो पढ़ना ही है, मेंस में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको तुम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट को लेके दिया गया यहाँ पर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के अलावा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी लिक्विड स्टेट में हमको पढ़ना होगा। ओके, तो आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पर। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें देखा था, ठीक है। वहां पर तुमने इसको नाम दिया था वान डेर वाल इंटरैक्शन या फिर वान डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। तो इंटर मॉलिक्यूलर, सबको बेटा क्लियर तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन ना? यस सर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन को ही इंटरेक्शन बोलते हैं। कहीं वर्ड इंटरेक्शन लिखा हुआ है, इंटरेक्शन मतलब उसमें अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, इस दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसी को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलोगे, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल मिलकर इस तरह से, है ना, दो एटम मिलकर यहाँ पर मॉलिक्यूल बना लिया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में नहीं आएगा, ठीक है। बॉन्ड तो एक बॉन्ड हो गया, मतलब एक ही मॉलिक्यूल हो गया पूरा पूरा जो एंटिटी है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलोगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन interacting particles, atoms and molecules, and this term was not include the electrostatic forces that exist between two oppositely charged ions and the forces that hold atoms and molecule together, that is covalent bond। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बॉन्ड को छोड़कर बाकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। नंबर 1 जो तुम्हारा है वो है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। नंबर 2 डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नंबर 3 जो है तुम्हारा वो है डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इसी को तुमने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो अगर दो पोलर मॉलिक्यूल है, अगर हम बात करें दो पोलर मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर A है, दूसरा मॉलिक्यूल B है, और दोनों ही पोलर है। मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, H2O एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। H2O में यहाँ पर क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल इस तरह से होगा H2O का, ठीक है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस मतलब ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल प्लस हो गया या माइनस हो गया, उस तरह से यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को तुम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलोगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। जो पहला इंटरेक्शन हो गया बेटा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो गया। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, है ना। एक तो डाइपोल है परमानेंट डाइपोल, यहाँ पे से तुमने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये तो परमानेंट डाइपोल है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, है ना। तुमने वाटर ले लिया और यहाँ पर CCl4, तो ये दोनों क्या है बेटा, ये तो पोलर हो गया, ये क्या बेटा नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तुम क्या बोलोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है।
तो ये हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। थर्ड है डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस को एक साइंटिस्ट थे लंदन, उसने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, चाहे तुम डिस्पर्सन फोर्सेस बोलो चाहे लंदन फोर्सेस बोलो। और इसी को तुमने एक न्यू नाम दिया था बेटा लास्ट चैप्टर में, वो था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मतलब कि अगर दोनों ही मॉलिक्यूल, जो दोनों इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल है, दोनों ही नॉन पोलर हो जाए, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो अगर दोनों ही नॉन पोलर हो जाए तो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हो जाएगा डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, तो ये तुम लोगों ने देखा था, इसको मैंने फिर से यहाँ पर रिवाइज करा दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर, इसमें किसी को अगर कोई डाउट है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे थर्मल एनर्जी पर कि थर्मल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी, तो बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी का। तो यहाँ दिया गया है थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। It is directly proportional to the temperature of that substance. It is measure the average kinetic energy of the particles of the matter and is thus responsible for movement of particles. This movement of particles is called thermal motion. देखो बेटा, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, जो पार्टिकल है पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट अलग अलग टाइप का होता है। जो मूवमेंट है उसका ट्रांसलेटरी मोशन हो, ठीक है, ट्रांसलेटरी हो सकता है, ये मूवमेंट वाइब्रोनिक हो, ठीक है, वाइब्रेशनल हो सकता है। ये मोशन जो वाइब्रेशन हो या फिर जो मूवमेंट हो रहा है ये रोटेशनल मूवमेंट हो, रोटेशनल। ट्रांसलेटरी मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल मतलब अपने मेन पोजीशन के इधर उधर पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ये मेन पोजीशन हो गया, इसके टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन करेगा, तो वाइब्रेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन। रोटेशनल मतलब अपने पोजीशन पर फिक्स रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, तो बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो तीन टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ दिया गया थर्मल एनर्जी द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ द एटम और इट्स मॉलिक्यूल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो अब जो गैस है, गैस में जो ट्रांसलेटरी मोशन वो ज्यादा होता है, जितना ज्यादा ट्रांसलेटरी मोशन होगा उतना ज्यादा गैस क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर लिक्विड की बात करोगे, गैस देखो यहाँ पर है ना, तो जो गैस है गैस का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड फिर सॉलिड। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो जितना ज्यादा पार्टिकल मोशन करेगा उतना ही कम दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा। याद रखो बेटा, जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। दो पार्टिकल ए है और बी है, अगर ए और बी का थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो दोनों क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट करेंगे, रैंडम मोशन करेगा। और अगर ये दोनों पार्टिकल ए और बी रैंडम मोशन करेगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ से तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ तो एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर तुम्हें जो एरो है उससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जितना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल होगा वो पास पास होते हैं बेटा, है ना, उसमें जो मूवमेंट है सबसे कम होगा, केवल वाइब्रेशनल मोशन होता है सॉलिड में। तो यहाँ पर जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के बीच में। राइट, तो देखोगे तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बहुत ज्यादा होगा दो पार्टिकल के बीच में, है ना। ठीक है, समझ में आएगा बेटा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या हुआ, मूवमेंट। जो पार्टिकल जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा उसका थर्मल एनर्जी होगा। सर एक और बार बता दीजिए। एक बार और बता दें, क्या नहीं समझ में बेटा, पूरा नहीं समझ में आया या थोड़ा बहुत समझ में आया?
सर थोड़ा सा सॉलिड का बता दीजिए, वो जो बताया था वाइब्रेशन। वाइब्रेशन देखो बेटा, दो पार्टिकल यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। ए और बी का जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी कम है ना। अगर थर्मल एनर्जी कम होगा, थर्मल एनर्जी कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये लिस्ट याद रखो, थर्मल एनर्जी अगर कम हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा। तो जो सॉलिड है, सॉलिड में थर्मल एनर्जी कम होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, सॉलिड में ज्यादा होगा। अगर गैस की बात करोगे तो गैस में जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं तो गैसियस स्टेट में जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, गैसियस स्टेट में। तो जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है ना। तो गैस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स वो कम होगा, जो इंट्रैक्शन है वो कम होगा यहाँ पर, ठीक बेटा, ये मैंने बताया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं मैटर्स। तो जो मैटर है बेटा, मैटर के बारे में लोग जानते हैं, मैटर का जो डेफिनेशन है क्या होता है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आल्सो हैज a definite volume but no definite shape. Gases neither a definite volume nor a definite shape. तो ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यस यस सर। इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, तो देख लो। यहाँ पर सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड आर द क्लोजली, सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। जो सॉलिड बेटा उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, है ना। तो पैक्ड मतलब जो पार्टिकल है वो एक ऑर्डर में इस तरह से फिक्स होते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में। इसको लैटिस बोलते हैं, तुमने NaCl का लैटिस देखा था, केमिकल बॉन्डिंग मैंने बताया था, ठीक है। तो लैटिस के फॉर्म होते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में। अगर लिक्विड की बात करोगे तो जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं, मतलब वो लूजली पैक्ड होते हैं, है ना। वो टाइटली पैक नहीं होगा, मतलब जो पार्टिकल है लिक्विड का, वो लिक्विड के अंदर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, है ना। तो जो लिक्विड का पार्टिकल है वो लूजली पैक्ड। अगर गैस की बात करोगे, जो गैस पार्टिकल है वो तो पैक ही नहीं होता, पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, मतलब ये क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो जो जिस कंटेनर में तुम गैस पार्टिकल रखोगे उस पूरे कंटेनर में गैस पार्टिकल फ्रीली मोशन करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी होते हैं वाइड्स और सर लूजली पैक्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया। लूजली मतलब क्या होता है बेटा, ढीला, समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। हाँ, तो वेरी क्लोजली, क्लोजली मतलब क्या होगा कि पास पास, लूजली मतलब ढीला मतलब दूर दूर, ठीक है। तुमने पहले पढ़ा होगा कि जो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं और लिक्विड में जो पार्टिकल क्या होता है वो दूर दूर होता है ना। तो दूर दूर को यहाँ पर लिखा गया लूजली, ठीक है। ओके सर। और वेरी लूजली मतलब बहुत दूर दूर, ठीक है। आ जाओ सेकंड पॉइंट, वाइड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। वाइड्स क्या होता है ना, वाइड्स खाली स्पेस सर हाँ। गैप एम्प्टीनेस। हाँ, वाइड्स मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर भी वाइड्स होते हैं, लेकिन जो वाइड्स है सॉलिड के बीच में वाइड्स बहुत ही कम होता है। जैसे यहाँ देखो, तुमने एक लैटिस बना दिया सॉलिड का इस तरह से, है ना, तो इसको तुमने क्लोजली पैक कर दिया, तो ये तुम्हारा लैटिस है सॉलिड का। इसमें जो
वैकेंट स्पेस अगर तुम देखोगे, जो वैकेंट स्पेस है यहाँ पर, तो वैकेंट स्पेस यहाँ पर बहुत कम तुम्हें दिखाई देगा, है ना। जो वैकेंट स्पेस है, ये सब क्या है, वैकेंट स्पेस है ना। तो सॉलिड में जो वैकेंट स्पेस है कम होता है। अगर बात करोगे लिक्विड की, तो लिक्विड में जो वैकेंट स्पेस है लिक्विड में, वो सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो अगर पार्टिकल दूर दूर है तो उसके बीच में स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं। ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, ये जो स्पेस तुम्हें दिख रहा है, ये स्पेस ज्यादा है लिक्विड में। और अगर गैस की बात करोगे तो गैस में ये स्पेस और ज्यादा होगा। ठीक है, तो गैस में जो वाइड्स है बहुत ज्यादा होगा। तो ये लिखा हुआ वाइड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वाइड्स आर रिलेटिवली लार्जर एंड वाइड्स आर वेरी लार्ज। समझ में आया बेटा ये वाइड्स का मतलब? Yes, sir. थर्ड पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लार्ज। जो सॉलिड है, सॉलिड में दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तुमने पढ़ा था। हाँ सर, हाई फोर्स और अट्रैक्शन होने के बावजूद भी वॉइड्स होते हैं। हाँ होते हैं। देखो बेटा, तुम इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे तुम्हें, तो बेटा मॉलिक्यूल होता है, स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल होता है कि नहीं? यस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उस मॉलिक्यूल को मान लो तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको तुम्हें क्लोजली पैक करना है। तो पास लाओगे, एक बार तुमने यहाँ लगा दिया, एकदम क्लोजली पैक करो इसको, एकदम चिपका कर। दूसरा यहाँ पर अरेंज किया, तीसरा यहाँ पर अरेंज किया, अब फोर्थ वाला यहाँ पर अरेंज करो। तो अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है बेटा ये स्पेस। यस सर, बीच में क्या है, वाइड है ना। ओके तो कितना भी टाइटली पैक कर दो मॉलिक्यूल को, वहां पर वाइड्स होगा ही होगा। ओके सर, आ जाओ यहाँ पर। थर्ड पॉइंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर लार्ज। ठीक है, ये तो बता दिया गया था। जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो सॉलिड में ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ बताया गया है, पार्टिकल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेशनल या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जो सॉलिड है, सॉलिड में केवल वाइब्रेशन होता है, वाइब्रोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अपने मेन पोजीशन के इधर उधर केवल पार्टिकल मूवमेंट करेगा। ठीक है, और अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर नहीं जाने वाला। आगे देखो, लिक्विड्स में पार्टिकल्स मोशन इज वेरी स्लो। तो पार्टिकल यहाँ पर मूवमेंट करेगा लेकिन मूवमेंट कम होगा। यहाँ पर तो मूवमेंट नहीं होने वाला, केवल वाइब्रेशनल मोशन होगा। यहाँ पर मूवमेंट होगा, पार्टिकल का में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, लेकिन ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है कम होगा। वेरी स्लो मतलब कम होगा। पार्टिकल मोशन इज वेरी रैपिड एंड आल्सो रैंडम। जो गैस है, गैस में जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा। तो समझ में आएगा बेटा 4 प्रॉपर्टी। इसमें किसी पॉइंट पे डाउट है किसी को? सर, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक वाइब्रेटरी मोशन, एक थर्ड मोशन भी था। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल, Okay, रोटेट कर। जैसे तुम्हारे, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह होता है ना। ठीक है, तो इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से। जैसे कोई बार है, तुमने इस तरह से बार लिया, इस बार को रोटेट कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा, एक बार टाइप का लीनियर मॉलिक्यूल है ना। तो ये रोटेट करेगा, तो ये होता है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन को हम लोगों को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ पर काम चल जा रहा है 2 मोशन से, वाइब्रेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन से। आ जाते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। जो गैस है, गैस में तुम क्या क्या मेजर कर सकते हो, उसका कौन कौन से प्रॉपर्टी तुम मेजर कर सकते हो उसको देखो। ठीक है, तो मेनली 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। पहला होता है मास, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है प्रेशर और फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक है, तो मास को कैसे मेजर करोगे? अगर कोई गैस है ना, तो मास यहाँ पर मेजर होता है नंबर ऑफ मोल्ड से। ठीक है, द मास ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्ड्स। अगर नंबर ऑफ मोल्ड्स मालूम है या मोलर मास मालूम है किसी भी सब्सटेंस या गैस का, तो वहां तुम W मतलब मोलर मास तुम निकाल सकते हो। जो W है यहाँ पर है, निकल जाएगा। मतलब W क्या होगा, W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्ड्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्ड्स से लेकर चलते हैं। गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्ड्स से हम लोग निकाल लेंगे जो भी चीज निकालना होगा। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा था मोल्ड कॉन्सेप्ट में, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्ड्स, w इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इन ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे w आएगा ग्राम में आएगा, एंड वेयर m इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे सिंस गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। तो जिस कंटेनर में गैस को रखोगे वो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम होगा। मानो तुमने एक गैस लिया, उसके एक छोटे से ना फ्लास्क में भर दिया, इसका वॉल्यूम 1V है। ठीक है, और उतने ही गैस को तुमने यहाँ पर एक बड़े से सिलेंडर में पैक कर दिया। सेम गैस को तुमने इस बड़े से सिलेंडर में डाल दिया, तो अब जो वॉल्यूम है वो गैस तो उतना ही है, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 15V है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पर 15V दिया गया है, तो पूरे गैस का वॉल्यूम 15V हो जाएगा। मैं छोटा सा लाइटर लिया, लाइटर में इतना गैस है और उतना ही गैस तुमने सिलेंडर में डाल दिया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा। लाइटर जहाँ पर जो गैस है उसका वॉल्यूम V होगा, यहाँ पर जो गैस से बेटा उसका वॉल्यूम 15V हो जाएगा। तो ये पढ़ा भी होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो, सिंस गैस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, therefore the gas volume means the volume of container in which the gas is enclosed। तो यहाँ भी लिखा हुआ है the gas volume means, है ना, the gas volume means the volume of container। समझ में आ गया? तो कंटेनर का वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका यूनिट दिया गया है, लीटर होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब या तो डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब जो ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब मीन्स 10 पावर 3 लीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। तो एक यहाँ पे और नोट कर लो, 1 लीटर, यहाँ पर लीटर चलेगा, हम लोग यहाँ पर लीटर में पढ़ेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड अगेन 1 लीटर is equal to 1000 ml is equal to 10 power 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दो रिलेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए, बाकी नहीं याद है तो भी चलेगा। तो हम लोग जितना भी कैलकुलेशन होगा वो लीटर में चलेगा, लीटर में, ठीक है, या फिर ml में चलेगा। ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, ml से या लीटर से। तो डेसीमीटर की और सेंटीमीटर की में कैसे कोरिलेट करोगे, ये यहाँ से समझ में आ गया। मतलब 1 ml इज इक्वल टू, यहाँ से तुम देखोगे 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब। cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 cc मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसी को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, मतलब 1 ml। मतलब 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, याद रखो। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है सबको मालूम होना चाहिए, याद रहना चाहिए एक्चुअली। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ना है जो नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को कैसे मेजर करोगे, प्रेशर को हम लोग, है ना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर, per unit area of the wall of container is known as pressure। पहले यहाँ पर आ जाओ, यहाँ दिया गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस per unit area of wall of container is equal to the its pressure। ठीक है, तो ये प्रेशर का डेफिनेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये प्रेशर होता है। तो गैस का प्रेशर क्या होगा, गैस से कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है कंटेनर के ऊपर, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो उसका प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर का जो यूनिट है, अलग अलग यूनिट होता है प्रेशर का, याद रखना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्रेशर का यूनिट याद रखना। ठीक है, जो प्रेशर का यूनिट है
यहाँ पर जो एसआई यूनिट है वो होता है पास्कल, ठीक है। जो पास्कल है, पास्कल को कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करोगे, ये होता है एसआई यूनिट। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है पास्कल, ठीक है। तो ये हो गया पास्कल एसआई यूनिट। लेकिन हम लोग पास्कल में मेजरमेंट बहुत कम करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो होगा mm ऑफ एचजी और एटीएम में, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और एटीएम में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 1 एटीएम मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर कितना हम लोगों के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, हम लोग एटमॉस्फेयर में है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा उसको तुम 1 एटीएम बोलोगे। तो 1 एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये मरकरी यूनिट यहाँ पर दिया गया, मरकरी का 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg भी होता है, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड अगेन 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम इज इक्वल टू ये वाला, देखो यहाँ पर ये वाला किलो पास्कल, ठीक है, 10132.5 किलो पास्कल। तो बस ये याद रखना है बेटा, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, अगेन 1 एटीएम इज इक्वल टू 10132.5 किलो पास्कल, ठीक है। ये जो पीएसआई यूनिट है हम लोग नहीं पढ़ना है, पीएसआई यूनिट, ये जो पीएसआई यूनिट है हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भूल जाओ। तो mmHg पढ़ना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल हो गया, ये पास्कल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, पास्कल यूनिट। तो 760 mm ऑफ मरकरी, ये मरकरी यूनिट हो गया। एक और यूनिट होता है बेटा, उसको बोलते हैं जो mm ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg, इसको बोला जाता है, mm ऑफ Hg को बोला जाता है ना, मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला जाता है टॉर, ठीक है। 1 mm ऑफ Hg मींस 1 टॉर, ठीक है। तो अगर 760 बोला, 760 mm ऑफ Hg मतलब 760 टॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 760 टॉर। तो ये टॉर यहाँ पर नहीं लिखा गया कहीं पे, उसको नोट कर दो। तो कभी कभी क्वेश्चन में टॉर लिखा रहता है, ठीक है। टॉर मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। एक होता है बार, तो बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों लगभग सेम होता है ना। 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग इक्वल मान लेंगे यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन ये जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल नंबर है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो जो टोटल यूनिट यहाँ पर दिया गया सबको याद कर लो, लिख लो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, याद रखो। यहाँ पर पीएसआई को नहीं पढ़ना है, पीएसआई को छोड़कर बाकी सब याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबका, ले लिया, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है टेम्परेचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना हॉट कितना कोल्ड है ना। तो वो टेम्परेचर से मेजर करते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो केल्विन एसआई यूनिट है, और यहाँ पर केल्विन ही चलेगा, केमिस्ट्री में केल्विन चलता है, ठीक है, केल्विन यूनिट। तो केल्विन का जो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ दिया गया है, अगर केल्विन टेम्परेचर दिया गया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो ये दिया गया है, तो जो T डिग्री सेल्सियस है प्लस 273.15 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है। कभी कभी यहाँ पर 273 केवल ऐड कर दिया जाता है, 0.15 ऐड नहीं किया जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे 273.15 लिखा रहे चाहे 273 ऐड कर दो। तो हम लोग इजी के लिए, सोल्यूशन अगर इजी हो तो अच्छा रहता बेटा सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग 273 ऐड करेंगे, है ना।
सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। लेकिन मालूम होना चाहिए क्या होता है, एक्चुअली होता है 273.15। ठीक है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नेक्स्ट होता है बेटा फॉरेनहाइट। जो मेडिकल वगैरह के स्टूडेंट है वो जानते हैं फॉरेनहाइट, हम लोग वहाँ पढ़ते हैं ना। तो फॉरेनहाइट क्या होता है? फॉरेनहाइट जो टेम्परेचर है तो तुम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे केवल दो फार्मूला, पहला फार्मूला तुमको तो मालूम ही होगा, ये वाला फर्स्ट वाला। सेकंड वाला अगर नहीं मालूम है तो उसको याद कर लो। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। तो ये तुम्हारा बेसिक था, बेसिक केमिस्ट्री हो गया यहाँ तक। हम लोग चलेंगे अब क्लास 11th में। 11th में क्या क्या पढ़ना तुम लोगों को? 11th बेसिकली हम लोग पढ़ना है गैस लॉ। ठीक है, तो गैस लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कितने गैस लॉ होते हैं, गैस लॉ होता क्या, लोग याद रखेंगे, है ना। तो गैस लॉ क्या होता है? द स्टेट ऑफ सैंपल ऑफ गैस इज डिफाइंड बाय 4 वेरिएबल, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। The gas law are simple relation between any two of these variable when the other two are kept constant। मतलब गैस लॉ क्या हुआ? गैस लॉ मतलब हुआ कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में रिलेशन, इन चारों में जो रिलेशन होगा, मतलब एक को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसको तुम कैसे तुम डिफाइन करोगे, ये आता है गैस लॉ में। ठीक है, तो 4 वेरिएबल है गैस के लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स मास को मेजर करेगा, टेम्परेचर तुम्हें मालूम ही है, मेजरेबल क्वांटिटी में पढ़ा था ऊपर है, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस में। तो 4 चीज मेजर करते हैं गैस में, मास मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो इन चारों में क्या रिलेशन है ना। अगर एक को तुम इंक्रीज करोगे दूसरा कैसे इफेक्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे गैस लॉ। तो गैस लॉ में 4 गैस लॉ को पढ़ना हम लोगों को। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, थर्ड है गैलुसॉफ लॉ और फोर्थ वन इज अवोगाद्रोज लॉ। ठीक है, तो इन चारों लॉ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 1 बाय 1 चलेंगे यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले हम लोग को देखना है गैसेस लॉ में बॉयल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ उसका जो क्वेश्चन वगैरह हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे बॉयल्स लॉ में। तो पहले हम लोग देखेंगे लॉ क्या होता है, क्या बोलता है बॉयल्स लॉ। तो जो बॉयल्स लॉ है वो रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो प्रेशर को अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बॉयल्स लॉ। देखो बेटा, तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया, देखो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा गैस का एक कंटेनर हो गया। ठीक है, ये कंटेनर हो गया और इसमें तुमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को अटैच कर दिया। ये बीच में पिस्टन है और ये पिस्टन का मूवर है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करके पिस्टन को ऊपर नीचे ले आओगे। ठीक बेटा, और इसके अंदर यहाँ पर गैस है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, गैस है। कोई गैस तुमने यहाँ पर कन्फाइन कर दिया इस कंटेनर के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम होगा तो तुमने V रिप्रेजेंट कर दिया, तो वॉल्यूम यहाँ पर V है। ठीक है, तो प्रेशर तुम्हें मालूम है, प्रेशर क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगाओगे, यहाँ पर तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तुम सोचो यहाँ पर तुम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, दबा रहे हो पिस्टन को नीचे की तरफ। जब पिस्टन को नीचे तरफ दबाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, है ना। और अगर तुमने प्रेशर को हटा लिया, प्रेशर को कम करोगे तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यही बॉयल्स लॉ है। सर एक बार एक्सपेरिमेंट को दोबारा समझा दीजिए।
तो बेटा एक्सपेरिमेंट वगैरह है नहीं, तो तुम क्लियर समझ सकते हो ये है क्या, है ना। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ये तुम्हारा कंटेनर एक सिलेंडर मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर एक पिस्टन तुमने लगाया, अटैच किया, एक पिस्टन है, ठीक है। यस सर। तो अगर इस पिस्टन पर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं। तुमने यहाँ प्रेशर लगाया, अप्लाई किया, दबाया इस पिस्टन को नीचे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ना। जब प्रेशर को यस सर। दबाओगे तो पिस्टन नीचे आएगा, यस। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस दब कर वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना। और यही है बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तुमने यहाँ पर जो गैस है, गैस का यहाँ पर जो टेम्परेचर को फिक्स किया है, टेम्परेचर को तुमने चेंज नहीं किया, तुमने चेंज किया गया यहाँ पर, तुमने केवल चेंज किया प्रेशर को, है ना। केवल प्रेशर तुमने वेरी कराया, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो तुमने गैस का मास लिया इसके अंदर उसका नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है ना, ये दोनों तुमने चेंज नहीं किया। तुमने चेंज किया केवल प्रेशर, अगर तुम प्रेशर को चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू के बाई वी, अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, है ना, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू k by p, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, pv इज इक्वल टू k, k यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बॉयल्स लॉ है, यहाँ पर जो k बेटा कांस्टेंट होगा, तो pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुम्हारा जाएगा बॉयल्स लॉ। तो मेनली बॉयल्स लॉ में हम लोग ये जो मैथमेटिकल डिफरेंसेस पर कम जाएंगे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखो। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो याद रखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यही तुम्हारा बॉयल्स लॉ है, बस इतना ही, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बाकी सब अपने ऑटोमेटिक डिराइव हो जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट उसको याद रखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। इससे कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन कंडीशंस। तो यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे, उस कंडीशन में जो रिलेशन को देखेंगे कि दो कंडीशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, तुमने क्या किया, एक पिस्टन ये ऊपर वाला है ना, जो मैंने ऊपर बनाया था ये वाला पिस्टन, इसी टाइप का सेम पिस्टन तुमने यहाँ पर बनाया, तो ये मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से, है ना। ये तुम्हारा पिस्टन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया V1, ठीक है। और जो तुमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है वो प्रेशर है P1, ठीक बेटा। वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, प्रेशर P1 है। फिर क्या किया यहाँ पर तुमने कुछ चेंजेस किया, चेंज क्या किया यहाँ पर, जो प्रेशर है प्रेशर को चेंज कर दिया। प्रेशर को जब तुमने चेंज किया तो प्रेशर क्या होगा, जो न्यू प्रेशर वो हो जाएगा P2, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो गया V2। तो इस डायग्राम को देखो, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में तुम्हें दिख रहा है प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। सेकंड डायग्राम में प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है ना। तो कंटेनर तुमने सेम लिया, नंबर ऑफ मोल सेम लिया, टेम्परेचर सेम, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट सब कुछ सेम है, तुमने केवल प्रेशर को चेंज किया है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा बॉयल्स लॉ में। तो दोनों कंडीशन के लिए बॉयल्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम बॉयल्स लॉ यूज करोगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बॉयल्स लॉ फर्स्ट कंडीशन के लिए लगाएंगे, तो बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम क्या है V1, इज इक्वल टू कांस्टेंट K,
यहाँ पर आएंगे, बॉयज लॉ यूज करेंगे बेटा। यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर क्या मिला तुम्हें, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा इतना। तो यहाँ तुमने दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, तो दो कंडीशन तुमने रिलेशन निकाला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इससे कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं, डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन बना दो, ठीक है। तुमने क्या किया, फिर से प्रेशर को चेंज किया, P3 लगा दिया, वॉल्यूम V3 कर दिया। एक और कंडीशन तुमने बनाया यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर P4 कर दिया, वॉल्यूम V4 कर दिया, है ना। तो क्या रिलेशन मिलेगा, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 इज इक्वल टू, है ना, P5 V5 डॉट डॉट डॉट। चलता चला जाएगा कि नहीं ये? यस। बिल्कुल। जैसे तुमने फर्स्ट और सेकंड को कोरिलेट किया, उसे थर्ड और फोर्थ को, है ना, फोर्थ के बाद फिर फिफ्थ को, सेवंथ को, इस तरह से इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। जितने भी कंडीशन उसको तुम इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है रिलेशन बिटवीन कंडीशंस। समझ में आ गया होगा बेटा? यस सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा मैथ में, स्ट्रेट लाइन पढ़ा तुम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। देखो यहाँ पर पहला जो ग्राफ है वो है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है मैं बना देता हूँ, यहाँ पर डायग्राम वहाँ बनाया गया है, उसी को मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं सेव को निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। ये ग्राफ में प्लॉट करना है यहाँ पर। तो देखो जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू K बाई V, ये होगा, है ना। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बहुत कम है, अगर तुम वॉल्यूम को जीरो कर दोगे, अगर वॉल्यूम को यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो कर दोगे किसी भी तरह वॉल्यूम को, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रेशर अगर जीरो, वॉल्यूम अगर जीरो है, तो प्रेशर इन्फिनिटी होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसी को मैं इसको लिख रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू K बाई P। अगर तुमने प्रेशर को जीरो कर दिया, प्रेशर को यहाँ पर जीरो कर दिया, प्रेशर ये जीरो हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, है ना, और जो वॉल्यूम है वो इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो जो डायग्राम है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से होता है। देखो यहाँ पर जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू K बाई V, ठीक है। जैसे से तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, ठीक है। वॉल्यूम को पहले देखो, वॉल्यूम तुमने जीरो रखा, जीरो रखने पर प्रेशर इन्फिनिटी, ठीक है। अब धीमे धीमे तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, जब वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। जब प्रेशर जीरो होगा उसमें वॉल्यूम क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ है, और इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखो बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन किस तरह होता है, इस तरह से होता है बेटा। स्ट्रेट लाइन ये हो गया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना।
या फिर इस तरह से होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर तुम बात करोगे सर्कल का तो ये हो गया सर्कल, है ना, सर्कल ये नहीं है, ये इलिप्स है, सर्कल इस तरह से हो जाएगा। और अगर इलिप्स की बात करोगे तो इलिप्स कैसा होता है बेटा, इलिप्स को तुम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। उसी तरह से अलग अलग ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर कुछ इस तरह से होगा, इसका नाम केवल दिया गया है, तो मैथमेटिकल टर्म है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इतना समझ में आ रहा सबको? ओके। तो यहाँ पर जो तुमने पीवी डायग्राम बनाया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाया है, ठीक है। जो डायग्राम तुमने बनाया ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ इसको तुम क्या बोलोगे, आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम आइसोथर्म होगा बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है। बॉयल्स लॉ आइसोथर्म किया हुआ बेटा, क्योंकि जो बॉयल्स लॉ होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये कब ट्रू है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट फिक्स होगा, ट्रू होगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलोगे, आइसोथर्म बोलोगे, ठीक है। तो ये आइसोथर्म हो गया। यहाँ पर किसी कोई डाउट है, इस ग्राफ में किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा, कोई डाउट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्म बोलेंगे। बिल्कुल, कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व को आइसोथर्म बोलोगे हमेशा। आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं इस ग्राफ को। आ जाओ, देखो ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इस तरह तुमने डायग्राम बना दिया। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, ठीक है, T1 टेम्परेचर। अब तुमने क्या किया, जो गैस है, गैस थोड़ा सा हीट किया, गर्मा दिया गैस को, ठीक है, गर्मा दिया। सेकंड टेम्परेचर आ गया बेटा, तो पहले जो टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस पर तुमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये पीवी कर्व, तो ये टेम्परेचर T1 था 25 डिग्री सेल्सियस पर। फिर तुम्हें इसको हीट किया, हीट करने पर टेम्परेचर चेंज आएगा सर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हीट करने पर टेम्परेचर इंक्रीज जाएगा। तो जो नेक्स्ट कर्व आएगा, जो नेक्स्ट यहाँ पर पीवी डायग्राम प्लॉट करोगे, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इस तरह से, ये T2 होगा। फिर तुमने और हीट किया, यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, इस तरह से आएगा। तुमने और हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, है ना। तो ग्राफ क्या होगा, और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। इस तरह ये से समझ नहीं आया कि राइट में शिफ्ट हुआ। सर अभी राइट में बताया कहाँ, अभी मैं तो ये बता रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, मैंने ये बोला है। ओके जो सर, ग्राफ है मैंने ये बताया है, अगर तुम पीवी डायग्राम प्लॉट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो ग्राफ है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा, तो ये बोला केवल, ठीक है। कैसे होगा क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में। इतना समझ में आ गया ना, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो ग्राफ है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ है, ग्राफ को देख लेते हैं, जो पीवी आइसोथर्मस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो प्रेशर यहाँ दिया गया बार में, वॉल्यूम यहाँ पर दिया गया डेसीमीटर की मतलब लीटर में दिया गया वॉल्यूम, ठीक है। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व है। तो यहाँ पर 3 आइसोथर्म दिया गया है, पहला है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू, ठीक है। सबको दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो एक रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा ग्रीन है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो 200 केल्विन सबसे कम टेम्परेचर सबसे नीचे रहेगा,
जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ जो है ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, अब देख लेते हैं ये ग्राफ राइट हैंड साइड में क्यों शिफ्ट हो रहा है, ऊपर क्यों हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर तुम क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, या फिर तुम इस तरह कर सकते हो। चलो ठीक है, ये कर लो। तुमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, अब उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पर, तो जो वॉल्यूम देखो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तीनों पॉइंट देखो, तीनों कर को ये एक एक पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट P1, पॉइंट मैं ए बी सी ले रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट ए बी सी। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी हो गया। तो 3 पॉइंट तुमने ग्राफ पर ले लिया। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा तुम निकाल सकते हो, प्रेशर पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर प्रेशर ये हो गया, पॉइंट बी पर प्रेशर ये हो जाएगा, और पॉइंट सी पर प्रेशर यहाँ पर तुम निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो तीनों पॉइंट पर प्रेशर तुमने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पर प्रेशर P3 है। चलो मैं उल्टा लिख दिया, मैं P3 को ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको P3 कर दे रहा हूँ, इसको P2 कर दे रहा हूँ, इसको P1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब वॉल्यूम तीनों के लिए क्या होगा, तीनों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, दिख रहा है वॉल्यूम। लेकिन जो प्रेशर है वो अलग अलग है तीनों पॉइंट के लिए। यस तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा है, अगर P1, P2, P3 कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा है? P3 दिख रहा है ना, P3 देखो ज्यादा, यहाँ पे तो P3 यहाँ से यहाँ तक है, P2 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, P1 यहाँ से यहाँ तक है, P1 को देखो यहाँ पे P1 यहाँ से यहाँ तक है, P2 यहाँ से यहाँ तक है, P2 ज्यादा होगा और P3 सबसे ज्यादा होगा, है ना। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल चीज है यहाँ पर। तो जो जितना ऊपर रहेगा उतना उसका वैल्यू ज्यादा होगा। P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सबके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट V है। ठीक है, अब देखते हैं तुमने किया क्या। तुमने एक पिस्टन लिया, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया V, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया। अब क्या कर रहे हो, तुमने एक बर्नर नीचे आग लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, एक बर्नर ले लिया और इसको यहाँ पर हीट कर रहे हो। ठीक है, तो हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर कंटेनर में जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज कैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा नालायक। यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर तुमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। यहाँ कोई पिस्टन तुमने लगाया है, मूवेबल पिस्टन नहीं। तो अगर तुम सिलेंडर को हीट करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। याद रखो, अगर क्लोज्ड सिलेंडर है, यहाँ पर ये क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। समझ में आ रहा है इतना बात? तुमने क्लोज्ड कंटेनर लिया, हीट किया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात सबको? यस सर। अगर यहाँ पर अगर पिस्टन लगाए होते तो पिस्टन ऊपर नीचे आता, पिस्टन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सील्ड है, सील्ड कंटेनर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो होगा क्या, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल का एनर्जी बढ़ जाएगा, गर्मा जाएगा गैस पार्टिकल, है ना। समझा रहा बेटा, जो गैस पार्टिकल है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। गैस मॉलिक्यूल अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या करेगा ये, अब ये फोर्सफुली कंटेनर से टकराएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये कंटेनर से टकराएगा। तो कंटेनर से टकराएगा, इसका मतलब जो फोर्स है और तेजी से कंटेनर से टकराएगा। तो
समझ आ रहा है बेटा? जो कंटेनर में गैस पार्टिकल है तो गैस पार्टिकल और फोर्सफुली कंटेनर से टकराएगा, तो अगर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। फिर से Increase. देखो यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे सर फिर से एक बार बता दो, तो फिर से एक बार सुन लो, ठीक है? दोबारा बता रहा हूँ मैं, आप फिर से देखो। प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई एफ, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स को बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो तुमने यहाँ पर आग लगा दिया, हीट लगा दिया है, हीट एब्जॉर्ब करेगा गैस मॉलिक्यूल, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो और ये फोर्सफुली कंटेनर से कोलाइड करेगा। तो अगर फोर्सफुली कंटेनर से कोलाइड करेगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? सेम वॉल्यूम पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सेम वॉल्यूम पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। इसलिए जो ग्राफ है ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा सेम प्रेशर पर, सेम वॉल्यूम पर। अब समझ में आया? इसने पूछा था बेटा कैसे ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट, और अब ये समझ में नहीं आया? इससे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। प्रेशर को फिर से देखो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सुनो यहाँ पर इस तरह से देखो, मैं इस तरह बता रहा हूँ, उस तरह सुनो, है ना? कुछ तरह समझोगे तुम। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है? अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? तो यहाँ पर जो कोलिजन है, कोलिजन क्या होगा? कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? जो फोर्स है फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने बोला था, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो फिर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? प्रेशर, है ना? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, देखो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ गया तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए जो ग्राफ है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको? ओके, यस सर। दोबारा तो नहीं बताना होगा किसी को बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आगे देखो, यहाँ पर प्रेशर वर्सेस पीवी वर्सेस प्रेशर डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है? नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर है पीवी वर्सेस पी आइसोथर्म। तो इसको प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पीवी वर्सेस पी, तो यहाँ पे तुमने पीवी ले लिया और यहाँ पर पी ले लिया, ठीक है? बॉयल्स लॉ के लिए प्लॉट करना ग्राफ, तो बहुत जरूरी, तुम्हें बॉयल्स लॉ याद रखना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो है बॉयल्स लॉ, है ना? इसका मतलब जो वाई एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस कांस्टेंट है ना? Yes. तो प्रेशर को इंक्रीज करते जाओ या डिक्रीज करते जाओ, जो कांस्टेंट है क्या वो चेंज होगा? कांस्टेंट चेंज होगा बेटा? नो सर। कांस्टेंट नहीं चेंज होने वाला है ना। तो अगर तुम इसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है? इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा यहाँ पर, ये ग्राफ कैसा होगा? एक कांस्टेंट कर्व होगा, किस तरह से आएगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा, यस सर। है ना? इस तरह से, और इसको इस तरह सुना देना, ठीक है? तो ये इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट कर्व है, ठीक बेटा? इतना समझ में आ रहा है सबको? और बता दीजिए। देखो बेटा, P इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो लिख दिया तुमने। प्रेशर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, क्या कांस्टेंट चेंज होगा?
कांस्टेंट तो कांस्टेंट No, रहता sir. है ना बेटा, Okay, sir. कांस्टेंट फिक्स रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट तुमने रख दिया, प्रेशर को इंक्रीज करो, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हो जाएगा पीवी वर्सेस पी डायग्राम, बना लो कॉपी में अपने। किसी को और डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम है पीवी वर्सेस 1/v डायग्राम, ठीक है। पीवी वर्सेस 1/v, नीचे ग्राफ बना हुआ है, मैं दोबारा अपने से बनाऊंगा, ठीक है, बना के मैं दिखाऊंगा। तो पीवी वर्सेस 1/v, तो सबसे पहले जब भी तुम्हें ग्राफ बनाना हो बॉयल्स लॉ का, तो बॉयल्स लॉ लिखोगे। तो बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। तो अब देखो जो y एक्सिस पर क्या है, p है, और x एक्सिस पर क्या है, 1/v, यही है ना, 1/v है, 1/v। तो y इज इक्वल टू k टाइम्स 1/v कर दिया, कुछ इस तरह से बना लिया। तो ये तुम्हारा हो गया y, है ना, k टाइम्स 1/v क्या हो गया, एक्सिस तुम्हारा x हो गया, ठीक है, ये x हो गया, 1/v x एक्सिस पर है, तो ये तुम्हारा हो गया x, और p क्या है, y है ना। तो अभी तुम्हारा ग्राफ कैसा दिखाई देगा बेटा, y इज इक्वल टू kx। अगर यहाँ पर जीरो ऐड कर देते हैं कुछ फर्क होगा बेटा, कुछ चेंज आएगा इस इक्वेशन में, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू kx प्लस c, यहाँ पर c क्या है, जीरो है, k क्या है, m, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का दिख रहा है ग्राफ, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। फिर से देखो, दोबारा देखो, कुछ लोग पूछेंगे सर दोबारा बता दो, दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना हो तो पहले तुम बॉयल्स लॉ को लिखोगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। चलो बेटा दोबारा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर को तुमने यहाँ पर रख दिया, और जो वॉल्यूम इस साइड ले आए, तो P इक्वल टू 1/v हो गया। तो y एक्सिस पर तुम्हारा p है, तो p इक्वल टू y कर दिया, है ना। x एक्सिस पर 1/v है, तो 1/v को तुमने क्या रख दिया, x रख दिया, जीरो ऐड कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये y इक्वल टू kx स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y क्या है बेटा, p है, यहाँ पर k क्या होगा, k यहाँ पर k कांस्टेंट m, और 1/v यहाँ पर x है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो कितना बेटा, जो c इंटरसेप्ट है वो जीरो है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है डायग्राम, है ना, सबको समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा। दोबारा किसी को बताना है बेटा, समझ में आ गया सबको। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है, स्लोप होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप यहाँ पे कितना होगा, स्लोप यहाँ पर कितना होगा बेटा, k होगा, है ना। देखो जो x का कोफिशिएंट होता है, x का वो होता है स्लोप। तो यहाँ पर x क्या है, 1/v, इसका कोफिशिएंट क्या है, k, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू k, मेरा फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया गया है ना, ग्राफ वगैरह। हेलो, मृदुल, फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया गया ना, ग्राफ वगैरह प्लॉट करना फिजिक्स में। नो सर, फिजिक्स में भी ग्राफ वगैरह नहीं प्लॉट किया गया है। नो सर। मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया कि नहीं फिजिक्स में, यस सर, वर्क फोर्स एनर्जी खत्म हो गया, सब वही चल रहा है। चल रहा है। तो वर्क पावर एनर्जी तुमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया अभी तक एक भी, नो सर। नो सर, मोशन वगैरह, लॉज ऑफ मोशन में ये भी ग्राफ नहीं प्लॉट किया तुमने।
ठीक है सर। क्या है ना? यस यस सर। तो लॉज ऑफ मोशन जो Yes. ग्राफ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो है ना वो। यस सही पूछ रहा बेटा, ऐसे तुम बोल रहे हो नहीं पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसमें किसी डाउट तो नहीं है ना स्ट्रेट लाइन में? सर इसका ग्राफ सर ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए था। ऊपर से नीचे था, देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे देखो। ऊपर से क्या बोल रहा है बेटा? हर चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बोल रहे हो तो कुछ रिलेटेड टर्म्स बोला जाता है। तो यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्लोप होता है तो मूविंग अपवर्ड ग्राफ होता है, ठीक है। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो मूविंग अपवर्ड, तो ग्राफ कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर तरफ जाएगा। और अगर स्लोप निगेटिव होगा, निगेटिव, तो ग्राफ क्या होगा बेटा? ऊपर से मूविंग डाउनवर्ड। हाँ, मूविंग डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, जो कांस्टेंट यहाँ पर है वो के है, तो जो ग्राफ है मूविंग अपवर्ड होगा। यहाँ पे किसी को डाउट है? डाउट नहीं है। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट किया है, तो ये क्या होगा बेटा? ये आइसोथर्म होगा। आइसोथर्म होगा कि नहीं होगा? आइसोथर्म इसको लिखोगे, आइसोथर्म, है ना? यस सर। तो अब टेम्परेचर को बढ़ा दो, अब टेम्परेचर को कम कर दो, तो टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने पर दो ग्राफ और बनेंगे, है ना? तो दो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर टेम्परेचर कम है, कहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, चलो ऐसे कलर से बना दे रहा हूँ मैं। तो ये जो टेम्परेचर है वो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो तीन टेम्परेचर मैंने ले लिए यहाँ पर, T1, T2, T3, ठीक है। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया हुआ है, अब पूछ दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3, है ना? कौन ज्यादा कौन कम है, ये तुम्हें बताना है। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, ठीक बेटा? जो ग्राफ है यहाँ पर T1, T2, T3, इसके बीच में रिलेशन क्या है ये बताना है, ठीक है। अब तुम लोग सोचो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, T1 ज्यादा या T2 ज्यादा? ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर? T1 ज्यादा है। तो T1 ज्यादा है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये बोल रहे हो तुम? यस सर। और किसी का कोई आंसर बेटा? सर T3 ज्यादा है। अच्छा, एक ने बोला T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये एक ने बोला। और कुछ होगा ही नहीं, है ना? बस ये दो ऑप्शन होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। चलो देखते हैं कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों आंसर यहाँ पे मिल गया है, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, देखेंगे तो इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा? यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। तुमने पॉइंट लिया बेटा और यहाँ पर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तीनों पॉइंट पर। देखो, जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, 1/v कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यस है ना? 1/v कांस्टेंट तो वॉल्यूम, है ना? तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मैंने ऊपर बताया था, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है, तो टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो T3 है, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जो सेकंड जिसने आंसर बोला था वो करेक्ट है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। फिर से देखो, दोबारा देखो तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर पहले क्या करोगे, एक पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर एक पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तीनों कर्व को, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिलेगा ABC। तो पॉइंट ए पर, है ना, प्रेशर तुमने निकाल लिया P3, पॉइंट बी पर प्रेशर, पॉइंट सी पर प्रेशर निकालो।
तो देखो यहाँ पर तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज कब होगा? जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। इट मींस T3 इज हायर देन T2 एंड T2 इज हायर देन T1। यहाँ पे देखो इस ग्राफ में बताया गया है, कलरफुल ग्राफ है, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ को। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. यस सर। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना इसको दोबारा? Yes. ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर, log P वर्सेस log V ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आइसोथर्म है, log P वर्सेस log V। यहाँ पर कुछ ग्राफ वगैरह है नहीं, प्लॉट करके मुझे दिखाना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पर कलर कौन सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। पहले तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ पर पहले तुम बॉयल्स लॉ यूज करोगे। देखो यहाँ पर P इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो जो तुम्हें बनाना है, प्लॉट करना है, उसको तुम प्लॉट करोगे। तो यहाँ बेटा मैं थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूँ। एक्चुअली log P वर्सेस log V होगा, मतलब कि y एक्सिस पर मैं P लूंगा और x एक्सिस पर V होगा। log P वर्सेस log V, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम टाइप ग्राफ आएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो log P वर्सेस log V, तो इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा P के लिए, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होगा तुम्हारा log P है, log P, और x एक्सिस पर log V है, log V, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू K बाई V, ठीक है। P इक्वल टू सिलेक्ट हो गया इससे, P इक्वल टू K बाई V आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया गया, यहाँ पर लिखा गया है log P। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग log ले लेंगे दोनों साइड, Yes. ठीक है। दोनों साइड log ले लो, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में पूछ रहा है क्वेश्चन, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। So log P is equal to log K by V, ये होगा। Yes. दोनों साइड तुमने log ले लिया, फिर से थोड़ा सा सॉल्व करो। log P is equal to log M by N is equal to log K minus log P होगा। Yes. log K minus log V। देखो यहाँ पे log P भी मिल गया, log V भी मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा log P इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स log V प्लस log K। थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। तो देखो जो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर क्या है तुम्हारा, y एक्सिस पर है log P, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है -1, उसको मैंने m ले लिया। log v तुम्हारा x एक्सिस पर, इसको x लिख दिया। log k तुम्हारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट मैंने c लिख दिया, है ना। तो अब ये जो तुम्हारा इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन कैसा है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन है ना। अरे भाई इक्वेशन mx प्लस c कैसा है इक्वेशन बनाते हैं? फिर से देख लो, दोबारा देखो बेटा, दोबारा देख लो। y एक्सिस पर क्या है बेटा, log p, मतलब जहां पर log p रखा गया है वहां पर तुम y लिख दोगे, ठीक है, याद रखो। जहां पर log p रखा है वहां क्या लिख दोगे, y। कंपेयर करना है यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन को, क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। बस इसको कंपेयर करना है। तो y एक्सिस पर क्या है तुम्हारा log p, है ना। -1 क्या हो जाएगा, यहाँ कंपेयर करो तो क्या होगा, -1 क्या है तुम्हारा, m है, ठीक है। तो Yes, x क्या होगा बेटा यहाँ पे log v, देखो x यहाँ पर क्या है log v, और जो कांस्टेंट c है वो क्या होगा बेटा log k। कंपेयर करो यहाँ पर, तो y यहाँ क्या होगा log p, m के जगह पर क्या है -1, x के जगह पर क्या है log v, एंड कांस्टेंट क्या है log k, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर log k है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, स्लोप क्या है यहाँ पर -1 नेगेटिव,
नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ग्राफ क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड होगा। Onward. हाँ, मूविंग डाउनवर्ड इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ है इस तरह से चलेगा। स्लोप क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हो जाएगा log p वर्सेस log v। और ये है क्या बेटा, आइसोथर्म, तूने कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रा किया है तो ये आइसोथर्म होगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। अगर डाउट नहीं तो डिस्कशन चलते हैं बेटा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो सोल्यूशन को हम लोग क्लोज करते हैं, सोल्यूशन नहीं देखना है, बस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 100 लीटर at 1 atm pressure and 0 degree Celsius. If the volume of gas is reduced to 5 liter at the same temperature, what condition pressure must be applied? ठीक है, तो पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। Done, sir. पढ़ लिया, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया उसको हम केयरफुली देखेंगे। तो ये सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 100 लीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया V1 इज इक्वल टू 100 लीटर, ठीक है। 100 लीटर, लीटर को मैंने कैपिटल एल से लिख दिया, 100 लीटर। प्रेशर क्या है यहाँ पर, P1 इज इक्वल टू 1 atm, और टेम्परेचर यहाँ पर T1 क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, तो फिर दोबारा क्या गया, ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन था, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू 100 लीटर, P1 इज इक्वल टू 100 लीटर, P1 इज इक्वल टू 1 atm दे दिया गया। टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी दे दिया गया। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू बी रिड्यूस्ड टू 5 लीटर, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया। वॉल्यूम कितना कर दिया गया बेटा, 5 लीटर कर दिया गया, है ना, 5 लीटर कर दिया गया। एट द सेम टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर है सेम टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या कर दिया गया, 5 लीटर कर दिया गया। तो प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो प्रेशर हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, मतलब 1 atm में और कितना ज्यादा तुम प्रेशर डाल सकते हो। तो मेनली हम लोग निकालेंगे P2 बाद एडिशनल प्रेशर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो P2 क्या होगा, ये निकालना होगा। तो यहाँ पर बॉयलर्स लॉ यूज करोगे डायरेक्टली, सीधे। तो दो कंडीशन यहाँ पर है। पहला कंडीशन क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको रख दो वैल्यू को। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय P2। तो P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 atm, है ना। तो 20 atm प्रेशर होना चाहिए। तो कितना और प्रेशर तुमने अप्लाई किया बेटा, पहले कितना प्रेशर था, 1 atm। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हाट एडिशनल प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है। तो P2 जो फाइनल प्रेशर है 20 atm होना चाहिए। पहले से तुमने 1 atm प्रेशर लगाया हुआ है, तो और कितना प्रेशर यहाँ अप्लाई करोगे, 19 atm। हाँ, तो एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू 20 माइनस 1 atm इज इक्वल टू 19 atm, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशनल प्रेशर, ठीक है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ये सबको क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ये इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देखो। A sample of hydrogen gas occupies 10 liter at 190 mm. प्रेजेंस लिखा, प्रेशर होना चाहिए। Done, sir. What would be the volume of this sample at 1 atm if the temperature is kept constant? तुम लोग इसको खुद से करो, ये हो जाएगा तुम लोगों से। डन सर। हाँ, हो गया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सेकंड प्रेशर आएगा
व्हाट वुड बी द वॉल्यूम। तो यहाँ देखो बेटा, ये जो प्रेशर दिया गया है 190 mm दिया गया है, और यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया 180 mm दिया गया है ना। तो दोनों प्रेशर अलग अलग है, अलग अलग यूनिट में है, दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। ये mm ऑफ Sg है, कहीं mm लिखा गया है तो इसका mm ऑफ Sg होगा, ठीक है। उसको सेम यूनिट में लाना होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, कंडीशन नंबर 1, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस occupies volume is equal to 10 liter at pressure 190 mm of Hg, ठीक है। कंडीशन, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल एट 180 m प्रेशर। यहाँ जो प्रेशर है 180 m दिया गया है, और तुम्हें मालूम है 180 m इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है ना। तो तुमने ATM को mmSg में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को सेम यूनिट होगा, ये भी mmSg और ये भी mmSg, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, लिख दिया। अब वैल्यू को रख दोगे, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है P1 10 लीटर, P1 10 लीटर, P1 दिया गया 190, रख दो यहाँ पर सिंपली। यहाँ पर V2 निकालना है, 760 कर दो। तो फ्रॉम हियर V2 इज इक्वल टू, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर, 2.5 है ना। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 190 डिवाइड बाई 760, ठीक है। 2.5 लीटर आ रहा है ये। तो V2 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर V2 यहाँ पर आ जाएगा 2.5 लीटर, ठीक है। तो नोट कर लो उसको, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका हो गया, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल है, इसको नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो व्हाट टेम्परेचर का वैसे तो मैं देखा ही नहीं, एक्चुअली ये आगे का क्वेश्चन आ गया, गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है। तो आगे क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर ऑफ गैस रीच द बर्स्टिंग वैल्यू। तो यहाँ पर टेम्परेचर पूछ रहा है कि क्या टेम्परेचर होगा, जबकि बॉयल्स लॉ किसके लिए है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए है। यहाँ पर वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग टेम्परेचर को आगे देखेंगे, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन यहाँ पर सफिशिएंट है, हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ने बेटा चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है बेटा, एक मिनट, तो चार्ल्स लॉ में 3 चीजें यहाँ पर ही पढ़ना है। पहला है लॉ, लॉ क्या है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन कंडीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है या नहीं, इलस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है, बाद में ये सब कर लेंगे इलस्ट्रेशन। तो लॉ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो लॉ बहुत आसान है, याद रखो, जिस तरह से बॉयल्स लॉ तो उसी तरह से चार्ल्स लॉ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस pressure is kept constant, the volume increases linearly with temperature। मतलब अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, फिर देखो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। तुमने क्या किया, एक पिस्टन ले लिया, इस तरह से ये पिस्टन है, यहाँ पर तुमने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, ठीक है। सिलेंडर है, कंटेनर, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा दिया इस तरह से, ये पिस्टन है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए,
ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो V है। टेम्परेचर यहाँ तुमने T1 लगा दिया, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, तो वॉल्यूम यहाँ पर तुमने V1 लिख लिया कि ये वॉल्यूम यहाँ पर V1 है। ठीक बेटा, अब धीमे धीमे क्या करो, टेम्परेचर को इंक्रीज करो। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स सप्लाई करेगा। यस सर। यस सर। तो पिस्टन कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। ऊपर खिसकेगा ना पिस्टन। जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर से देखो, दोबारा देख लो, दोबारा देखो। पहले तुमने पिस्टन बना लिया, ये वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अब तुमने क्या किया बेटा, इसमें जो गैस रखा हुआ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये गैस मॉलिक्यूल पिस्टन पर कोलाइड करेगा ना, इस तरह से। तो गैस मॉलिक्यूल अगर पिस्टन पर कोलाइड करेगा, पिस्टन कहाँ मूव करेगा, ऊपर। पिस्टन ऊपर मूव करेगा इस तरह से, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। तो अगर पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। यही तो है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड, ठीक है, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। यही तुम्हारा चार्ल्स लॉ है। यहाँ पर जो टेम्परेचर वो केल्विन में है। तो यहाँ पर फिर देखो जो स्टेटमेंट है, लॉ क्या बोल रहा है बेटा, फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज लीनियरली विद टेम्परेचर, ठीक है। तो अब तुम इस प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है उसको हटाओ, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू KT वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर यहाँ पर कांस्टेंट एक साइड कर दो तो क्या मिलेगा, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। वेयर T इज इन केल्विन, यहाँ पे जो T है वो केल्विन में है, टेम्परेचर तुमने यहाँ रखा है वो केल्विन में है। अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। अगर मान लो टेम्परेचर तुम्हारा जो दिया गया है टेम्परेचर T इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में है, तो क्या करोगे बेटा, उसको तुम केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे। तो जो T डिग्री सेल्सियस है T + 273 ये केल्विन में आ जाएगा ना। Yes. अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे। तो अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। मैं इसको पहले क्लोज कर दिया, ये तो कंफ्यूज जाओगे तुम। क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ल्स लॉ है वो है V इज इक्वल टू KT, यही तो है चार्ल्स लॉ। और अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया तो केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, ओके, सो V इज इक्वल टू K टाइम्स T + 273 होगा, 273 ये होगा ना, समझ आ रहा बेटा। Yes. ओके, अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, कांस्टेंट का वैल्यू। तो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, लेट स्मॉल t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस रख लिया, टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा बेटा, V0 the volume at 0 degree Celsius, ठीक है। if temperature T is equal to 0 degree Celsius then volume क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम तुमने क्या दिया, V0 वॉल्यूम at 0 degree Celsius is equal to K multiplied by 0 + 273 ये होगा, yes. है ना। यहाँ से यहाँ तक किसी को डाउट पूछ लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो अभी तुरंत। फिर देखो
तुमने यहाँ पर चार्ल्स लिखा V इक्वल टू KT, वॉल्यूम को बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, चार्ल्स ला। टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू K प्लस T प्लस 273, है ना। तो जो T है यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में, तो T प्लस 273 कर दोगे। अब मोर करेक्टली यहाँ पे 0.15 भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं 0.15 नहीं लिख रहा हूँ। सो V इक्वल टू K टाइम्स T प्लस 273। और अगर तुमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया, देन वॉल्यूम V इक्वल टू V0 इज इक्वल टू K टाइम्स 0 प्लस 273। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा K इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई 273। मिलेगा, ये मिलेगा ना। अब इस K को तुम इस वाली इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो फ्रॉम हियर V इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या है बेटा, V0 डिवाइड बाई 273, है ना, इंटू T प्लस 273। तो अगेन V इक्वल टू V0, V इक्वल टू V0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अंदर ले जाओगे क्या होगा, 1 प्लस T डिवाइड बाई 273। क्या रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. यहाँ पर V0 क्या है, V0 is the volume of gas at 0 Kelvin, 0 degree Celsius. Here V0 is equal to volume of gas at 0 degree Celsius, ठीक है। अब यही यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर लिख दिया गया, एनसीईआरटी में भी ये है, लिखना पड़ेगा, है ना, है कुछ नहीं यहाँ पर। यही क्वेश्चन तो यहाँ पर है ना, दोनों इक्वेशन से। तो क्या दिया गया है, इफ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड V0 इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज देन VT इज इक्वल टू द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस T डिवाइड बाई 273। तो यहाँ पर इसको VT कर दिया है, VT मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे नेक्स्ट क्लास में लोग आगे देखेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लेगा, बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं बेटा। गुड इवनिंग सर। जिसको डाउट है वो रहेगा, बाकी सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। किसी कोई डाउट है? नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।